Hello students, I am teaching you diseases and types of the diseases and some examples of diseases as per your syllabus. It will be helpful for college students and the students preparing for the competitive exams. So let's start with the disease. Diseases means disorder of the body या फिर discomfort of the body or without this without ease. या इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं डिजीज़ वो कंडीशन है जब बॉडी या बॉडी के किसी पार्ट का नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए. सो दिस इज़ द स्पेसिफिक डेफिनेशन. ये है एनी हार्मफुल डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. कोई भी हार्मफुल और डिविएशन चेंजेस आ जाए नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी से या उस बॉडी के स्ट्रक्चर में तो डिजीज़ है जिससे हमें जो कुछ साइंस और सिम्टम्स से एसोसिएटेड होगी. तो मैं अब आपको साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ इन दो टर्म्स के लिए. साइंस एंड सिम्टम्स. साइंस है जो कोई दूसरा इंसान ऑब्जर्व करता है. लाइक जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास आए तो उसकी गेट से डॉक्टर समझ आता है कि वो नॉर्मली चल रहा है या नॉर्मली नहीं चल रहा है. गेट मीन्स पेशेंट का चलने का स्टाइल, नॉर्मली कैसे चल के आया. ठीक है. या फिर जब पेशेंट डॉक्टर के पास बैठा तो उसकी स्किन रैशेस या फिर उसकी आइज़ पे स्वेलिंग है, पाँव में स्वेलिंग है, तो वो साइंस है, वो डॉक्टर जो नोटिस कर लेता है. और सिम्टम्स क्या है जो पेशेंट खुद बताएगा. पेशेंट बताएगा कि मुझे ये दिक्कत है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में स्टमक में जलन हो रहा है, या मेरे सर में दर्द है, या मुझे उल्टी का मन है. सिम्टम्स होता है जो पेशेंट बताएगा, और साइंस जो है जो दूसरा ऑब्ज़र्व करेगा कि उसमें क्या दिक्कत है. उसके किसी पार्ट में सूजन आ रही है, या स्किन पे कोई रैशेस हैं, या वो चल नहीं पा रहा. तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड द सिम्टम्स. सो a disease is a condition that deteriorates the normal functioning of the cells and organs. जो मैंने शुरू में बताया था, disease means without ease, disorder of the body, या फिर discomfort भी बोल सकते हैं. एक और कन्फ्यूजन रहती है लोगों के मन में कि डिजीज़ क्या है, सिकनेस क्या. डिजीज़, सिकनेस और इलनेस में क्या फ़र्क है, तो वो भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ. डिजीज़, सिकनेस और इलनेस, और ये कहाँ पे कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ करना है, या इन सब का एक ही मीनिंग है, ऐसा रहता है दिमाग में. तो मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा टेक्निकल है ये सब. सिक मीन्स परेशान. अब सिक क्या होगा, माइनर फ्लू लाइक ज़ुकाम, थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए होगा. सिक हम तब यूज़ करते हैं लाइक पेशेंट बोल रहा है वांट टू, मीन्स मेरे को उल्टी का मन कर रहा है, वांट टू वोमिट. या फिर माउंटेन सिकनेस, लाइक कोई पहाड़ों में जा रहा है गाड़ी में बैठ के, तो माउंटेन सिक थोड़ी देर के लिए होगा जब तक वो माउंटेन्स पे है. या फिर सी सिक, किसी को मन कर रहा है. या फिर होम सिक, आजकल हो घर से दूर हैं तो वो होम सिक. या आजकल एक नया आया है लव सिक, ये यंग जनरेशन में ज़्यादातर है कि लव, प्यार, मोहब्बत नहीं मिल रही तो लव सिक, लाइक दैट. मीन्स सिक इज मीन्स फीलिंग अनईजी. और अब इल क्या हुआ, इल मीन्स फीलिंग ऑफ अनहेल्दी. सिक था
फीलिंग ऑफ अनईजी, और इल है फीलिंग ऑफ अनहेल्दी, सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज़। इल इल मीन्स सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज़, बीमारी है कुछ। राइटिंग थोड़ी सी मेरी समझ जाना। सफरिंग फ्रॉम डिजीज़ या बैड हेल्थ है, ये लो वो इल सिक शॉर्ट टर्म का होता है, ये लॉन्ग शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, सीरियसली इल होता है इसमें। और मुझे डिजीज़ और इलनेस में की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है, मैं बताता हूँ आपको। डिजीज़ इज़ समथिंग दैट ऑर्गन हैज़ एंड इलनेस इज़ समथिंग दैट ह्यूमन हैज़। डिजीज़ मीन्स कि ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम है, जब लाइक हमारे फेफड़ों में ट्यूबरक्लोसिस है, हमारे लंग्स में ट्यूबरक्लोसिस है, तो दैट इज़ द डिजीज़। एंड जब हमें कफ, खांसी, जुकाम या कुछ वैसा होगा तो वो इलनेस है, वो इंसान खुद फील कर रहा है। लाइक पेशेंट को कफ है, खांसी कर रहा है, पेट में दर्द हो रहा है या उल्टी का मन कर रहा है, कुछ भी, तो वो इल है। हाँ, और अगर एक पेशेंट को कोई डिजीज़ है और वो उसमें ये नहीं हम कह सकते कि वो इल है, क्योंकि डिजीज़ को सिम्टम्स और साइंस आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इल होने में उसको टाइम लगेगा। डिजीज़ है जैसे ट्यूबरक्लोसिस 1 महीने से पेशेंट को है, लेकिन उसको कफ, ये जो खांसी, बुखार 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद उसका वेट लॉस वगैरह होना शुरू होगा। इल वो धीरे धीरे बाद में होगा। तो ये भी डिफरेंस है, ये एक चीज़ याद रखना आप सब। डिजीज़ की डेफिनेशन हो गई, इसमें जो टर्म्स थी, साइंस, सिम्टम्स या डिजीज़ के रिलेटेड जो वर्ड्स थे, इलनेस, सिकनेस, वो मैंने बता दिया आपको। अब हम जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द डिजीज़। अब क्लासिफिकेशन डिजीज़ को हम क्लासीफाई किन बेसिस पे करेंगे और किन ग्रुप्स में करेंगे। लाइक एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, इट्स एनाटॉमिकल, टोपोग्राफिकल, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, एपिडेमोलॉजिकल। एनाटॉमिकल हो गया पहले, इसमें क्या है, कौन सा ऑर्गन अफेक्ट हुआ है या टिश्यू अफेक्ट हुआ है, तो वो हो गया एनाटॉमिकल। लाइक अगर हार्ट इन्वॉल्व है तो हार्ट डिजीज़ होगा, अगर किडनीज़ है तो किडनी डिजीज़ होगा, अदरवाइज अगर लीवर है तो लीवर डिजीज़ होगा। जो ऑर्गन इन्वॉल्व है वो डिजीज़ हमें होगी। डिजीज़ को कैसे क्लासीफाई करेंगे, एनाटॉमिकल बेसिस हो गया ये। दूसरा हो गया टोपोग्राफिकल बेसिस, इसमें पूरा का पूरा एरिया या कोई रीजन इन्वॉल्व होगा। लाइक हमारा पूरा पेट है अगर, तो वो एब्डोमिनल रीजन हो गया, उसमें हमें गैस्ट्रो सर्जन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट देखेगा। या फिर ईएनटी में कोई दिक्कत है, ईयर, नेक, थ्रोट में कुछ है तो वही ईएनटी का डॉक्टर देखेगा। या फिर स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो स्किन डिजीज़ आ गई, तो ये हो गया टोपोग्राफिकल। वैसे ही फिजियोलॉजिकल, जिसमें बॉडी का फिनोमेना अफेक्ट होगा, लाइक मेटाबॉलिज्म हमारा में कोई प्रॉब्लम आ रही है डाइजेशन में, या फिर रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हो गया फिजियोलॉजिकल। लाइक बॉडी का कोई फिनोमेना अफेक्ट हो रहा है, जैसे डायबिटीज़, इसमें हमारा शुगर लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा, तो इसमें फिजियोलॉजी ऑफ ए फिनोमेना गेट्स डिस्टर्ब। दूसरा आ गया पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल में नेचर ऑफ द डिजीज़ होगा, इसमें नेचर ऑफ द डिजीज़, इसमें क्या होगा वो कि नेचर ऑफ द डिजीज़ क्या है, स्वेलिंग हो रही है या फिर कहीं हमारे से बॉडी के सेल्स ज़रूरत से ज़्यादा डिवाइड करना शुरू हो गए, जैसे कैंसर हो गया, अनवांटेड डिवीज़न होना शुरू हो गई, या फिर कि डीजनरेशन शुरू हो गया। तो पैथोलॉजी क्या है उसकी, नेचर क्या है डिजीज़ का। फिर आ गया एपिडेमोलॉजिकल, इसमें बीमारी कैसे, कितनी तेज़ी से फैल रही है और किस एरिया में फैल रही है और उसका कंट्रोल कैसा है।
एपिडेमोलॉजिकल हो गया, जैसे कोविड-19 इस टाइम हम फेस कर रहे हैं, यह भी पेंडेमिक है। तो इसमें भी 2-3 मैं आपको टर्म्स बता देता हूँ। आउटब्रेक, जब किसी स्मॉल रीजन में बीमारी फैलती है, लाइक छोटे से रीजन में, तो वो हो गया आउटब्रेक, किसी एक सिटी के किसी एक पार्ट में या फिर सिटी में, या और जैसे ही वो उससे थोड़ा ज़्यादा एरिया में, स्टेट में वो पूरा स्टेट इन्वॉल्व हो जाए तो वो हो जाएगा एपिडेमिक। और जब उस स्टेट से भी ज़्यादा थोड़ा चला जाए, पूरा देश या कोई कंटिनेंट इन्वॉल्व हो जाए, तो वो हो जाती है पेंडेमिक। हमारा डिजीज़ का डेफिनेशन हो गया, उसकी टर्म्स हो गई, क्लासिफिकेशन ऑफ द डिजीज़ भी हो गया। अब टाइप्स ऑफ द डिजीज़ की कौन कौन सी टाइप्स हैं। इसमें एक तो कंजेनाइटल डिजीज़, जो बाई बर्थ होगी, बर्थ से पहले ही जो बीमारी होगी उसको बोलेंगे कंजेनाइटल डिजीज़। और एक्वायर्ड डिजीज़ जो आफ्टर बर्थ, होगी। कंजेनाइटल डिजीज़ जो बर्थ से पहले, लाइक जेनेटिक डिजीज़ हो सकती है, वो हेमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस। और दूसरा डिजीज़ का टाइप्स हो गया एक्वायर्ड डिजीज़, ये आफ्टर बर्थ होगा। इसमें भी आगे सब टाइप्स हैं, कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज़ जो एक से दूसरे को फैलती हैं, इसमें आगे कंटेजियस, और दूसरा आ गया नॉन कंटेजियस। कंटेजियस हो गया जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से पर्सन टू पर्सन फैलेगी, और नॉन कंटेजियस जो पर्सन टू पर्सन नहीं, लेकिन वह कोई और इंसेक्ट या कोई और मीडियम होगा फैलने का, लेकिन है वो भी कम्युनिकेबल ही की टाइप। और नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस में डिजीज़ आएगी डीजेनरेटिव डिजीज़, जिसमें लाइक लंबर और सर्वाइकल डीजेनरेटिव डिजीज़ आती है। स्पॉन्डिलोसिस होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी की डीजेनरेशन होना शुरू हो जाती है। डेफिशिएंसी डिजीज़ लाइक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाए, स्कर्वी, विटामिन सी डेफिशिएंसी हो जाए, या एलर्जीज़, नॉन कम्युनिकेबल में एलर्जीज़ भी आती है। कैंसर्स आते हैं, ठीक, लाइक और ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये एक से दूसरे को नहीं फैलता। टाइप्स ऑफ द डिजीज़ हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा डिटेल में हम कंजेनाइटल और एक्वायर्ड डिजीज़ थोड़ा शॉर्ट पढ़ लेते हैं, जितना आपके सिलेबस में है। कंजेनाइटल डिजीज़ ये बाई बर्थ होगी, बर्थ से पहले ही होगी ये वाली डिजीज़। जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं इसके। लाइक जब बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है तो बच्चे को नॉर्मल न्यूट्रिशन ना मिले, या मदर को कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो ये डिजीज़ होगी। और ये जनरेशन टू जनरेशन पास होगी, फ्रॉम वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन होगी। और इसमें डिपेंड करेगा कि इसमें सेक्स हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं, सेक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम्स इन्वॉल्व हैं या एलोसोम्स इन्वॉल्व हैं, तो वो उसी के इन्वॉल्वमेंट पे ही डिपेंड करेगा कि कौन सी डिजीज़ है। लाइक कलर ब्लाइंडनेस इज एक्स क्रोमोसोम इसमें इन्वॉल्व होता है, तो ये एलोसोम्स इसमें बेस्ड है। फिर हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, इसमें से ऑटोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं। क्रोमोसोम नंबर 21 की ट्राइसोमी होती है, तो इनमें जेनेटिक मटेरियल इन्वॉल्वमेंट है, तो ये वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास होता है। कंजेनाइटल डिजीज़ जो होती हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास होती हैं। अब एक्वायर्ड डिजीज़ क्या होती हैं, जो बर्थ के बाद, आफ्टर बर्थ, और ये जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं होती, ये बात याद रखना। कंजेनाइटल जनरेशन टू जनरेशन पास होती है, एक्वायर्ड डिजीज़ जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं होती हैं। और एक्वायर्ड जनरेशन
फर्दर दो टाइप्स की हैं। फर्स्ट है कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज़, और सेकंड है नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ या इन्फेक्शियस डिजीज़ वो है, ये बीमार इंसान से हेल्दी इंसान में फैलती हैं पर्सन टू पर्सन, या बाई ये पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट में आएगा तब इन्फेक्शन होगी, या बाई एयर मीन्स एक इन्फेक्टेड पर्सन ने कफ किया या फिर ड्रॉपलेट्स उसके स्नीजिंग से कफ से एयर में गए, तो वहाँ से नॉर्मल हेल्दी पर्सन गया तो वो ड्रॉपलेट्स से इन्फेक्ट होगा, या फिर फूड शेयरिंग इन्फेक्टेड पर्सन के साथ होगा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ these disease cannot spread through infected person to a healthy person। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं होती, लेकिन ये इसके एग्जांपल है लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कैंसर्स। ये यूजुअली जो हैं लाइफस्टाइल डिजीज़ होती हैं या फिर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है उसकी वजह से होती हैं। अभी तक हमने डिजीज़ पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ द डिजीज़ पढ़ लिया। टाइप्स ऑफ डिजीज़ में फिर हमने कंजेनाइटल डिजीज़ पढ़ा, कंजेनाइटल एंड फिर एक्वायर्ड डिजीज़ पढ़ा। एक्वायर्ड डिजीज़ में भी कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि डिजीज़ स्प्रेड कैसे होती है, इन्फेक्शियस पर्सन टू हेल्थी पर्सन कैसे होती है, प्रोसीजर क्या है डिजीज़ स्प्रेड होने का। द डिजीज़ स्प्रेड टू हेल्थी पर्सन इन टू वेज। एक तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा, दूसरा इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में पैथोजेंस इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में डायरेक्टली ट्रांसमिट होते हैं बिना किसी इंटरमीडिएट के, लाइक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा। फॉर एग्जांपल चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, लेप्रेसी, चिकन पॉक्स, मीजल्स, रिंगवर्म, गोनोरिया, सिफिलिस, ये आ गया डायरेक्ट ट्रांसमिशन में। या फिर एक तो हो गया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से डायरेक्ट ट्रांसमिशन, दूसरा ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस। ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस में होगा कफ किया, वहाँ से मुंह से ड्रॉपलेट्स बाहर निकले, स्नीजिंग नाक से निकले, या थूकने से जो भी ड्रॉपलेट्स हैं इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट्स वो बाहर आ गए इन्फेक्टेड पर्सन के, और वो फिर वहाँ से जब हेल्दी पर्सन या आसपास जो भी होगा वो ड्रॉपलेट्स उसके मुंह में या नाक के थ्रू या इवन आइज़ के थ्रू जाएंगे और उसको इन्फेक्ट करेंगे। लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस, ट्यूबरकुलोसिस, जैसे कि हमारा अभी कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस, वो भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो रहा है, इवन एयर से भी हो रहा है अभी, जैसे रिसेंट स्टडीज़ आ रही हैं। तो हमें कभी भी जो है ये वाले मैनर्स सीखने चाहिए। कफिंग ओपन या स्नीजिंग करते हुए हमें रुमाल यूज़ करना चाहिए, और स्पिटिंग बाहर थूकना नहीं चाहिए। इवन जो अपने फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव या जो भी हो उसको मना करो थूकने के लिए बाहर ओपन में, क्योंकि ये बीमारी फैलाता है और अपने ही लोग बीमार होते हैं। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में कॉन्टैक्ट विद सॉइल भी आएगा, लाइक बैक्टीरियल सिस्ट ऑफ टेटनस। इसीलिए नंगे पाँव मत जाओ कहीं भी बाहर, हमेशा शूज़ या चप्पल पहनो। एनिमल बाइट से होता है, लाइक रेबीज़ वायरस कुत्ता वगैरह काटता है तो। और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, इसमें HIV, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया वगैरह, ये सब डायरेक्ट ट्रांसमिशन में है।
डायरेक्ट ट्रांसमिशन पढ़ लिया, अब इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, जब पैथोजेंस ट्रांसमिट होंगे रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन टू हेल्दी, एक इन्फेक्शियस प्लेस टू हेल्दी पर्सन में थ्रू इंटरमीडिएट एजेंट्स। पैथोजेंस होता है एनी डिजीज काजिंग एजेंट, याद रखना, एनी डिजीज काजिंग एजेंट। तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ये होता है, इसमें इंटरमीडिएट सोर्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट एजेंट्स, थ्रू इंटरमीडिएट एजेंट्स लाइक एयरबॉर्न डिजीज़, वाटरबॉर्न डिजीज़। मैं इनकी एग्जांपल्स पढ़ा देता हूँ। एयरबॉर्न डिजीज़ में क्या होगा, ट्रांसमिशन डिजीज़ एयर से ट्रांसमिट होगी, जो पैथोजन से इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन में जाएंगे थ्रू कफिंग, या बात करते हुए भी ड्रॉपलेट से रिलीज़ करते हैं, स्नीजिंग से, ब्रीदिंग से, लॉफिंग से। एयरबॉर्न डिजीज़ ये हवा में हम पैथोजेंस छोड़ेंगे और नॉर्मल या हेल्दी ह्यूमन जो है वहाँ से इन्फेक्ट होगा। इसकी एग्जांपल है जैसे ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस ट्यूबरकल बैसिलस को कॉज करता मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इंपॉर्टेंट याद करना है, ट्यूबरक्लोसिस को कॉज क्या करता है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये एयरबॉर्न डिजीज़ है, और इसको कॉज कौन करता है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इज़ ए कम्युनिकेबल डिजीज़, याद रखना है, इट्स ए इन्फेक्शियस डिजीज़, इट इज़ एन एयरबोर्न डिजीज़ एंड इट इज़ कॉज्ड बाय मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये चीज़ याद रखना। और ट्यूबरक्लोसिस मोस्टली लंग्स को अफेक्ट करती है, वो तभी हमें कफ, बुखार वगैरह आता है, खांसी आती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लंग्स को इन्फेक्ट करती है, ये इंटेस्टाइन को, पेट की टीबी जैसे बोलते हैं, इंटेस्टाइन को भी करती है, बोन्स को भी करती है, इवन स्पाइन में, ये स्पाइन में भी होती है ट्यूबरक्लोसिस, जॉइंट्स में, लिम्फ नोड्स में, लिम्फ कहीं स्वेलिंग हो जाएगी या टिश्यू में, और इसकी फिर मेडिसिन खानी पड़ती है पूरी। बहुत ही ये एक कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ है और हर साल 2 बिलियन लोगों को इन्फेक्ट करती है ये, और जिसमें से 3 मिलियन लोगों को हर साल मारती भी है, इससे लोग मरते हैं। ट्यूबरक्लोसिस एयरबोर्न है, ये तो पता है, कॉज इसका मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, मोड ऑफ इन्फेक्शन वाटर ड्रॉपलेट से भी, एरोजोल्स भी, और इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आप आओगे तो वो अगर कफिंग, स्नीजिंग या डायरेक्ट कांटेक्ट से भी इन्फेक्शन होती है इसकी। इसके सिम्टम्स होते हैं फीवर, ठंड लग के बुखार आता है, सर दर्द होती है, शरीर में दर्दें होती हैं, पल्स रेट ज़्यादा बढ़ जाता है, भूख नहीं लगती, कमज़ोरी आती है, वेट लॉस होता है, स्किन कलर चेंज होता है, इंसान थोड़ा काला भी होना शुरू हो जाता है, और कफ, क्रोनिक कफ होती है, इसमें कफ रहती है इसमें। और इसमें 2 चीज़ें मैं आपको बताना भूल गया, एक तो एक्यूट और क्रोनिक डिजीज़ क्या होती है, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट डिजीज़ क्या होती है, एक्यूट होती है ऑनसेट इज सडन, एकदम से इंसान बीमार होगा, और ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। और इसमें विद रैपिड चेंजेस। एक्यूट में क्या होता है, वेयर ऑनसेट इज सडन एंड लास्ट फॉर द शॉर्ट टाइम विद रैपिड चेंजेस, बहुत जल्दी जल्दी इसमें चेंजेस आते हैं, जैसे ही मेडिसिन खाओगे और ठीक होना शुरू हो जाओगे एकदम से। वैसे ही क्रोनिक डिजीज़ क्या होगी, ऑनसेट इज़ ग्रेजुअल, ठीक होने में भी टाइम लगेगा, तो ये डिफरेंस है ऑनसेट
और एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़ में। और इसमें जो क्रॉनिक इसका बता रहा था मैं, ट्यूबरकुलोसिस में क्रॉनिक कफ होती है, चेस्ट पेन होगी। और इंक्यूबेशन पीरियड इसका 2 to 12 वीक्स है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है जब कोई पेशेंट जब कोई पैथोजन पेशेंट के अंदर जाएगा उस दिन से लेके जब उसको पहला सिम्टम आएगा, साइन या पहला सिम्टम आएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी, जिस दिन वो एंटर हुआ, इन्फेक्शन हुई पेशेंट को, उससे लेके जब उसको फर्स्ट सिम्टम आएगा, दैट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड। मीन्स कि ट्यूबरकुलोसिस का इंक्यूबेशन पीरियड है 2 से 12 हफ्ते तक। वो 2 हफ्ते पहले उसको इन्फेक्शन उसके अंदर गई होगी और उस 2 हफ्ते के बाद उसको सिम्टम्स, 2 हफ्ते तक कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, 2 हफ्ते के बाद ही सिम्टम्स आएंगे। हमें टीबी 2 हफ्ते पहले तक हमारे अंदर बैक्टीरिया अंदर चला गया होगा, लेकिन हमें सिम्टम्स और साइंस हमारे 2 हफ्ते के बाद ही आएंगे। कई कई केसेस में 12 हफ्ते के बाद भी आते हैं, 12 वीक्स भी। इट डिपेंड्स ऑन द इम्यूनिटी कैसी है पेशेंट की। जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है वही ट्यूबरकुलोसिस का ज़्यादातर शिकार होता है। और इसमें प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, हमें अपनी लंग एक्सरसाइजेज और जो भी प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना है, रिस्पायरेटरी प्रिकॉशंस लेने हैं, लाइक स्नीजिंग, कफिंग के टाइम मुंह ढक के रखना है, मुंह ढक के करना है। और वैक्सीन इसकी लेनी है, BCG। और इसके लिए इसको डायग्नोज करने के लिए टेस्ट कौन से हैं, चेस्ट एक्सरे है, PA व्यू, चेस्ट एक्सरे, पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू, ब्लड टेस्ट होंगे, और स्पूटम थूक का जांच होती है, स्पूटम फॉर AFB। और ये डॉट सेंटर में गवर्नमेंट ने डॉट सेंटर बनाए हुए हैं, वहाँ पे होगा इसका टेस्ट, फ्री होंगे। और मेडिसिन भी इसकी फ्री मिलेंगी, जो 6 महीने तक इसकी दवाई खानी पड़ती है। पूरा प्रोसीजर होता है और इसके लिए स्पेशली मेडिसिन आती हैं, रिफेम्पसिन, पायराजिनामाइड, इथैम्ब्यूटाइल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये डोज डॉक्टर ही बताएगा कितना कितना कितनी कितनी दवाई खानी है और कितनी देर के लिए खानी है। टीबी से बचने के लिए एक तो अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखो, खाना पीना डाइट अच्छे पे खाना है, टाइम से खानी है और अच्छी डाइट खानी है। और दूसरा रिस्पायरेटरी प्रिकॉशंस लेने हैं, लाइक मुंह नाक कवर करके रखना है स्नीजिंग और कफिंग के टाइम, और जो कफ और स्नीज कर रहा है उससे भी दूर रहना है। ये हो गया हमारा ट्यूबरकुलोसिस। एयरबोर्न में हम दूसरा पढ़ते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा से फ्लू, इट्स वायरल। पहले हमने एयरबोर्न में पहले हमने पढ़ा ट्यूबरकुलोसिस, वो बैक्टीरियल था, ये वायरल है। और ये स्प्रेड करेगा कफ से, स्नीजिंग से, टचिंग से, शेक हैंड से, क्राउडेड प्लेसेस से, मोबाइल फ़ोन, डोर नॉब्स, सिमिलर लाइक कोरोना वायरस। लाइक इसके फोमाइट्स हमारे डोर नॉब्स पे रहते हैं, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, कॉपी, पेंसिल, पेन, सब पे। तो ये उससे फैल रहा है। इसके सिम्टम्स क्या है, फीवर, बुखार आएगा, गले में खराश, कांटे जैसे लगेंगे, सर दर्द, बहुत कमज़ोरी, पेन, नाक में से पानी आना, कफ, आंखें लाल हो जाना और पानी आना। और इसका प्रिवेंशन क्या है, घर पे रहो, दूर रहो, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे दूर रहो, जिस जो भी है। और अपना मास्क पहन के रखो। और अगर आप कफ एंड स्नीजिंग कर रहे हो तो मुंह कवर करके डायरेक्ट कांटेक्ट बंद रखो लोगों से।
वो ट्रीटमेंट में इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। अगर जिसको बुखार है बुखार देंगे, जिसको खांसी, ये यूजली जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, लाइक नमोनिया कर देगा, इन्फेक्शन करेगा। तो वो इसलिए इसका ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक होगा। अगर किसी को खांसी जुकाम या वो खांसी विद बलगम आ रही है तो वैसे ही एंटीबायोटिक इसको दिए जाएंगे एज़ पर सिम्टम्स है। एंटीबायोटिक तब देंगे जब बुखार वगैरह आएगा, एस्प्रिन ऐसे नहीं देना जब तक ट्रीटिंग डॉक्टर ना बोले। कफ सिरप तब देंगे जब कफ, जैसी कफ है वैसे ही ट्रीटिंग डॉक्टर देगा। इसमें मोस्ट वल्नरेबल होते हैं एज्ड पर्सन, बच्चे या प्रेग्नेंट वुमेन या फिर इम्यूनो कम्प्रोमाइज जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है। और इसमें क्या करो, गर्म पानी पियो और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, और दवाइयाँ जो डॉक्टर, और अपनी इम्यूनिटी पे काम करो। मेक यूर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग। अब हम पढ़ते हैं वाटर बॉर्न डिजीज़। ये तब होंगी जब कंटामिनेटेड वाटर मीन्स इन्फेक्शियस वाटर जब हमारे खाने या ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स होगा तब होता है ऐसा। लाइक बैक्टीरिया वायरसेस हमारे ड्रिंकिंग वाटर में चले जाएं तो वाटर बॉर्न डिजीज़ आएंगी। ये तब मिक्स हो सकता है जब इन्फेक्टेड वाटर पीने वाले पानी में या खाना बनाने में मिक्स हो जाए, तब होगा। डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये ज़्यादा इशू है क्योंकि वहाँ पे टैप वाटर साफ़ नहीं आता है, नाली खुली हैं, वहीं पे पाइपलाइंस वगैरह से पानी मिक्स, सीवियर का पानी मिक्स, सीवरेज का पानी मिक्स होता है, जो भी इवन फीकल मैटर जो है ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स हो जाता है, तो इन्फेक्शन होती है। कुछ प्लेसेस पे तो पानी की कमी है, तो लोग गंदा पानी भी पी लेते हैं, उसकी वजह से वाटर बॉर्न डिजीज़ होती है। और मेजॉरिटी ऑफ द वाटर डिजीज़ इन वर्ल्ड वाइड अफेक्ट द चिल्ड्रन, जहाँ पे पोर हाइजीन है और जहाँ बच्चों की इम्यूनिटी वीक है, क्योंकि गरीब लोग होते हैं, उनको खाने के लिए टाइम पे और अच्छा खाना नहीं मिलता, उसकी वजह से कमज़ोर रहते हैं और इम्यूनिटी उनकी वीक होती है। वाटर बॉर्न डिजीज़ में हम कॉलरा पढ़ेंगे, ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है। एयरबॉर्न डिजीज़ हम पढ़ चुके हैं, अभी वाटर बॉर्न डिजीज़ पढ़ेंगे। इसमें कॉलरा हैजा, ये इसको कॉज करता है विब्रियो कॉलरा। विब्रियो कॉलरा एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। कॉलरा इज कॉज्ड बाय ये बैक्टीरिया जिसका नाम विब्रियो कॉलरा है। और ये गंदा पानी वाटर बॉर्न है, गंदे पानी की वजह से होगा। हाँ, पोर म्यूनसिपल वाटर सप्लाई जहाँ होती है गंदा पानी की सप्लाई। दूसरा, हम जो बर्फ़ बाहर से ख़रीद के लेते हैं वो गंदे पानी से बनाई हुई हो सकती है। जब सब्जियां गंदे पानी से धोते हैं तो हम कच्ची आके बना के बिना धुले हम खा लेते हैं, या कोई भी फ्रूट होता है हम बिना रेडी से या कहीं से भी दुकान से उठा के मुंह में डाल लेते हैं, वहाँ से भी गंदे पानी से वो धुले होते हैं। या फ़िश या कोई भी सी वाटर जिसको हम बिना साफ़ किए खा लेते हैं, तो इसके कारण हैं। इजी वे है इसको याद करने का, काजिंग ट्रांसमिशन जो है इसके 5 F से, फिंगर से नाखून वगैरह नहीं अच्छे से साफ़ किए होते हैं और या गंदे पानी से हाथ धुले होते हैं, तो वो उससे, गंदा खाने से, फीकल मटेरियल से, फ्लाइज से, और मक्खियाँ एक गंदगी से आके आपके खाने में बैठेंगी, गंदे पानी वगैरह से, फोमाइट्स से। और इसके सिम्टम्स क्या हैं? डायरिया होगा, लूज मोशन होगा, लो ब्लड प्रेशर होगा जब लूज मोशन होता है, मुंह सूखेगा, इसमें ओट सूख जाएंगे, स्किन ड्राई हो जाएगी, ये सब सिम्टम्स हैं इसके। और डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाएगा, पानी का लॉस होगा। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या है? प्रिवेंशन में हाथ अपने साफ रखो, गर्म पानी पियो और साफ़ पानी पियो, और खाना अच्छे से पका के खाओ,
सब्जियां और जो भी फ्रूट्स बाहर से लाते हो उसको उनको अच्छे से धुल के खाओ। और ट्रीटमेंट में क्या करना है, अगर कुछ हो जाता है ऐसा, लूज मोशन या डिहाइड्रेशन होता है, तो ओआरएस पियो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, और एंटीबायोटिक लो, दवाइयाँ एंटीबायोटिक वगैरह लो, वो डॉक्टर के पास जाओ। अगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, एंटीएमेटिक, एंटीबायोटिक, ये सारी ड्रग्स लो, नहीं तो ड्रिप लगाओ जब तक ठीक नहीं होता। वाटर बॉर्न डिजीज़ में हम दूसरा पढ़ रहे हैं, हेपेटाइटिस। ये वायरल है। इससे पहला कॉलरा पढ़ा था, वो बैक्टीरियल था, ये वायरल है। इसमें लीवर की इन्फ्लामेशन हो जाती है, और ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है। ट्रांसमिशन फीकल मटेरियल से होगी, फीकल से ओरल होगी जैसे, और ब्लड ट्रांसमिशन से भी होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन से भी होता है, मदर टू बेबी भी होता है। हेपेटाइटिस ए जो है फीकल टू ओरल रूट होता है इसका। सिम्टम्स क्या होंगे, जॉन्डिस होगा, पीला, स्किन पीली, हमारी आंखें पीली हो जाएंगी, हाथ पाँव पीले हो जाएंगे, ठीक है। लैट्रिन, पेशाब पीला आएगा, लैट्रिन पीली आएगी। और इसमें क्या होता है, पेट में दर्द होगी, राइट साइड एब्डोमिनल पेन होगी, उल्टी का मन करेगा, वेट लॉस होगा, लॉस ऑफ एपिटाइट होगा, भूख लगना बंद हो जाएगी। तो इसकी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन में इसकी इम्यूनाइजेशन है, इंजेक्शन लगते, इम्यूनाइज 1 से 18 साल तक है इसकी इम्यूनाइजेशन होती है। पर्सनल हाइजीन इसके मेंटेन रखो, पानी साफ पियो, हाथ तो खाना खाने से पहले हाथ धो लो। और एंड इसके लिए जो ड्रग्स आती है, एंटीवायरल मेडिसिन, जो भी ट्रीटिंग से फिजिशियन होगा वो देता है, उसका ट्रीटमेंट एंटीवायरल मेडिकेशंस हैं। ये हो गया हेपेटाइटिस। वो हेपेटाइटिस ये था। हेपेटाइटिस बी थ्रू बॉडी फ्लूइड्स, लाइक वुंड्स के थ्रू होगा, या फिर कोई ब्लेड शेयर किया या नीडल से होगा। हेपेटाइटिस सी यूजली सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है। हेपेटाइटिस डी का भी पेरेंटल ट्रांसमिशन है, या फिर पेरेंटल ट्रांसमिशन है मदर टू बेबी। हेपेटाइटिस ई थ्रू फूड एंड वाटर। अब हम फूड बॉर्न डिजीज़ पढ़ते हैं। फूड बॉर्न डिजीज़ हमें गंदा खाने से, कंटामिनेटेड फूड या ड्रिंक लेने से होगा। और ये यूजली एब्जॉर्ब, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब होते हैं जाके, और वहाँ पे जाके इन्फेक्ट करते हैं। और सिम्टम्स भी हमें पहले वहीं पे आते हैं। पेट में दर्द होगा, जैसे लूज मोशन होगा, डायरिया, पेट दर्द, फ्रीक्वेंट बोन डिजीज। फूड बॉर्न डिजीज़ में साल्मोनेलोसिस, ये फूड पॉइजनिंग से होगा। और इसमें बच्चे और बूढ़ों को ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर होती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड वेरी शॉर्ट है, 6 से 72 आवर्स है। लाइक आप शादी पे गए, और रात को शादी पे आप डिनर करके आए 10 बजे, और सुबह आपको 4 बजे या 5 बजे लूज मोशंस हो रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि आपको फूड पॉइजनिंग हुई है। और इसको बैक्टीरिया करता है, साल्मोनेला एंटेरिका बैक्टीरियम। याद रखना, फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय साल्मोनेलोसिस कॉज्ड बाय साल्मोनेला एंटेरिका बैक्टीरियम। वो गंदा खाने से होता है, हाथ धुल के ना खाना खाने से होता है। सिम्टम्स इसमें है, डायरिया होगा, बुखार भी होगा, पेट में दर्द होगा। और प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट इसका, इम्यूनाइजेशन करो इसकी। और ट्रीटमेंट में इसका एंटीबायोटिक खाने होते हैं, और रिहाइड्रेशन, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, ओआरएस लेना है, और मिनरल्स लेने हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेने हैं इसका। और इसमें रिहाइड्रेशन रखना है, रिहाइड्रेट करना है बॉडी को। जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना अच्छा है। शादी या कोई भी खाना खाने के 6 से 8 घंटे बाद आपको लूज मोशन, उल्टी वगैरह हो रही है, तो आप समझ जाओ फूड पॉइजनिंग हुई है, और उसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स लो
वो ठीक हो जाओ। और आजकल प्रोबायोटिक्स भी आए हैं, वो बहुत अच्छा उनका इफेक्ट है। प्रोबायोटिक्स ट्राई करो पहले। फूड पॉइजनिंग में हम दूसरा पढ़ेंगे बॉटुलिज्म। बॉटुलिज्म ये थोड़ा सीरियस काइंड का भी है, और ये उतना कॉमन डिजीज़ नहीं है। इसमें न्यूरो पैरालिटिक इलनेस हो जाती है फूड पॉइजनिंग से। ये इसको काज करता है क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनियम। और इसमें बॉटुलिज्म टॉक्सिन जो होता है वो फ्लेयर प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म करता है, जिससे सेल्स फ्लेजिड हो जाते हैं, और उससे क्या होता है, पैरालिसिस भी हो सकता है। और सिम्टम्स क्या है, डिफ़िकल्टी इन स्वेलविंग, डबल विजन हो जाएगा, डिफ़िकल्टी इन स्मोकिंग। कॉजेज़ में ये है सॉइल से, डस्ट से, इंटेस्टाइन ट्रैक्ट्स और स्पोर से भी जाता है फूड में, और फूड से फिर इन्फेक्ट करता है हमें। प्रिवेंशन ट्रीटमेंट, साफ खाना खाओ, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करो, इम्यूनाइजेशन करो, और एंटीटॉक्सिन ट्रीटमेंट में देते हैं। वेक्टर बॉर्न डिजीज में क्या होगा कि कोई इन्फेक्शियस अर्थ इंसेक्ट या कुछ भी जो बाइट करेगा और ट्रांसमिट करेगा इन्फेक्शंस को। बाइट करने से अब उसके अंदर जो भी इन्फेक्शियस और इंसेक्ट होगा, जो भी उसके अंदर इन्फेक्शन है, वो ह्यूमन में, हेल्दी ह्यूमन में ट्रांसमिट कर देगा। फॉर एग्जांपल मलेरिया प्रोटोजोन डिजीज़ है। ये कॉज होती है प्लाज्मोडियम पैरासाइट से, लेकिन प्लाज्मोडियम पैरासाइट को लेके ह्यूमन में इंजेक्ट कौन करता है, ट्रांसमिट कौन करता है जो ट्रांसमिट करता है उसको बोलते हैं वेक्टर। और वो कौन सा वेक्टर है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को अपनी बाइट से ह्यूमन में ट्रांसमिट करता है, और फिर वो जाके वहाँ पे मल्टीप्लाई डिवीजन होता है और इन्फेक्ट करता है। और दो टाइप के प्लाज्मोडियम्स हैं जो मलेरिया काज करते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपायरम और प्लाज्मोडियम विवैक्स। सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें, बुखार होता है, शिवरिंग होती है, हेडेक होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट भी होता है, एब्डोमिनल पेन होगा, जॉइंट पेन्स होगा, कुछ केसेस में डायरिया भी होता है और एनीमिया भी होता है। प्रिवेंशन ट्रीटमेंट्स में क्या होता है कि मच्छर प्रिवेंशन में मच्छर मारने की दवाइयाँ, कछुआ छाप जैसा जो भी है इंसेक्ट रिपेलेंट यूज़ करो अपने घर पे, प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स यूज़ करो, पानी घर के आसपास इकट्ठा मत होने दो। फिश लाइक गम्बूशिया फिश यूज़ करो। गम्बूशिया फिश क्या करती है कि मलेरियल लार्वास को जहाँ भी मलेरियल लार्वा होगा, जहाँ पे मल्टीप्लाई होता है और जहाँ पे डिवीज़न होकर मच्छर मलेरिया वाला मच्छर पैदा होता है, उसको गम्बूसिया फिश लार्वा को ख़त्म कर देती है, तो मच्छर को होने ही नहीं देती। ब्रीडिंग साइट्स पे गम्बूसिया फिश को फेंक दो, तो ये वहाँ पे मलेरिया को नहीं होने देगी। और एंटी मलेरियल मेडिसिन ट्रीटमेंट में देते हैं, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन। वेक्टर बॉर्न डिजीज में दूसरा हम पढ़ते हैं डेंगी। डेंगी इज काज्ड बाई वायरस। ये वायरस होता है, डेंगी वायरस होता है, और इसमें वेक्टर होता है एडिस मॉस्किटो, एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। वेक्टर ये होता है, ये बाइट करता है हेल्दी ह्यूमन को, एडिस एजिप्टी, और डेंगी वायरस को ट्रांसमिट करता है और वो बीमार करता है पेशेंट को। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 4 to 6 days। और इसके सिम्टम्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, डेंगी फीवर, डेंगी हेमरेजिक फीवर और डेंगी शॉक सिंड्रोम। डेंगी फीवर में क्या होगा, नॉसिया, वॉमिटिंग होगी, फीवर भी आएगा, सोर थ्रोट होगा, स्वेटिंग होगी, भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, स्किन रैशेस भी आएंगे, कमज़ोरी होगी, बॉडी एक्स होंगी। डेंगी हेमरेजिक फीवर में क्या होगा कि इसमें ब्लीड हो सकता है। इसमें डेंगी में होता क्या है कि प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स कम होते हैं,
और प्लेटलेट्स हमारे एंटीकोगुलेंट्स होते हैं। जैसे ही प्लेटलेट्स कम होंगे हमारा ब्लड कोगुलेट नहीं होगा और हमारी इंटरनल ब्लीड हो जाएगा, कहीं कोई भी किसी भी ऑर्गन में ब्लीडिंग हो जाएगी, लाइक ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाएगी, हेमरेज हो जाएगी, तो पेशेंट की डेथ होती है। तो इसमें दूसरा सिम्टम में डेंगी फीवर होगा पहले, फिर अगर उसको कंट्रोल नहीं कर पाए हमें तो डेंगी हेमरेजिक फीवर होगा, और अगर उसको भी नहीं ठीक कर पाए तो डेंगी शॉक सिंड्रोम आएगा, तो पेशेंट वेंटिलेटर पे जाएगा, बचना मुश्किल हो सकता है फिर अगर टाइम पे इसका ट्रीटमेंट ना हो तो। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में क्या करना है, इंसेक्ट्स रिपेलेंट यूज़ करने, प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स यूज़ करो, ब्रीडिंग साइट्स को डिस्ट्रॉय करो, और अगर डेंगी हो जाए तो एंटी बुखार के लिए दवाइयाँ लो, एंटीबायोटिक्स लो, कंप्लीट बेड रेस्ट करना होता है। डेंगी में कंप्लीट बेड रेस्ट, थोड़ा सा भी नहीं चलना होता है, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट होगी और प्लेटलेट्स एकदम से फॉल कर जाएंगे, 10,000 से भी नीचे आएंगे तो पेशेंट